विश यू द बेस्ट ऑफ द मॉर्निंग। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत से कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज आपके साथ मैं हूं प्रिया। तो उम्मीदों से भरी इस नई सुबह में आपका फिर से एक बार स्वागत करना चाहेंगे हम दर्शकों। और आप तो जानते ही हैं कि सुबह की शुरुआत बहुत ख़ास होती है और ये जो मौसम है ना, लगातार करवटें बदल रहा है। ऐसे में ज़रूरी ये है कि आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। और एक और बेहतर चीज़ जो आज की सुबह में ये हो सकती है वो ये है कि आज बाहर बहुत ज़्यादा फॉग है, यानी कुहासा है। ऐसे में आप रजाई में बैठे बैठे या अपने घर में अपने घर के काम को करते करते बिहार बिहान कार्यक्रम का आनंद ले सकते हैं, उसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। और आप तो जानते हैं कि जब भी कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं, जब हम शुरू करते हैं कार्यक्रम को, तो आपके साथ कुछ ऐसे विचार साझा करना चाहते हैं, ऐसे सकारात्मक हम बातें आपके साथ शेयर करते हैं जिसे अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो बहुत बड़े बदलाव आपके जीवन में हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज के विचार में क्या कुछ खास है। महात्मा गांधी ने कहा था, आंख के बदले में आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, सत्य को 1000 तरीकों से बताया जा सकता है, फिर भी हर एक सत्य ही होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक आजाद जी, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं और पेशे से लाइब्रेरियन भी हैं। ऐसे बहुत सारे उन्होंने कार्य किए हैं जिनके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए स्वागत करते हैं आलोक आजाद जी का। आलोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। आलोक जी, आप पेशे से लाइब्रेरियन हैं, लेकिन आपकी जो पहचान बनी है, लोगों के बीच में बनी है पहचान, समाज में जो आपकी पहचान बनी है, वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में आपकी पहचान बनी है। जी बिल्कुल। तो आपसे यहाँ पे हम ये जानना चाहेंगे कि आप एक अच्छी खासी नौकरी में हैं, लेकिन आपके दिमाग में एक सामाजिक कार्यकर्ता बनने का जो कहते हैं, कब आपने ये निश्चय किया कि आपको समाज के लिए अपने आगे के जीवन को समर्पित कर देना है? जी बिल्कुल। मैं जब बचपन में जब स्कूल में था, उस समय स्कूल जाने के आने के क्रम में हमारे घर से आगे गरीब लोगों का काफ़ी आवास रहता था। तो बच्चों को मैं देखता था कि रोड पे ऐसे ही खेलते रहते थे, ठंडा हो गर्मी हो बिना कपड़ों का घूमते रहते थे। तो मन में भावना उठती थी कि इनकी कुछ मदद करनी चाहिए। उस समय जो घर पे हम लोगों के यहाँ कपड़े होते थे, वो कपड़े या फिर कभी बिस्किट वगैरह खरीदा या कुछ खरीदा तो मैं जाते क्रम में उन लोगों को दे दिया करता था। चॉकलेट पॉकेट में होता था, वो दे दिया करता था। उस समय से शुरुआत मैंने की। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता गया, पिताजी हमारे पत्रकार थे, तो उनकी भी हमारे ज़िले में अच्छी पहचान थी और जिसका भी लाभ मुझे मिला। साथ साथ पिताजी का सहयोग भी लगातार मिलता रहता था। जब भी मैं किसी को सहयोग करने के लिए यदि कुछ सोचता था या पिताजी से चर्चा करता था, तो आर्थिक बाधा उनके कारण नहीं उत्पन्न हो पाती थी। उनका खुले दिल से मुझे सहयोग करते थे कि लो और जाके मदद करो, मदद करनी चाहिए। भगवान जितना दिए हैं उसमें से कुछ उनके लिए भी है, उनका भी हक है, उनके हक को उनको देना चाहिए। तो वहीं से शुरुआत मैंने किया और लगातार काम करता जा रहा हूँ उस समय से अभी तक अनवरत। और जब मैं बड़ा हुआ, जब लगभग क्लास 7 में मैं था, तो उस समय हाजीपुर हमारा नेटिव प्लेस है। तो हर साल कार्तिक पूर्णिमा के समय मैं देखता था कि गंगा स्नान का काफ़ी महत्व है कार्तिक पूर्णिमा का, जो हमारे यहाँ कोन्हरा घाट में होता है। तो उस समय मैं देखता था पूरे बिहार नहीं, संपूर्ण देश से बहुत बड़ी आबादी होती थी जो कार्तिक पूर्णिमा में गंगा स्नान करने के लिए गंगा स्नान के 1-2 दिन पहले से आती थी। उस समय उनके आवासन की चूँकि बहुत बड़ी संख्या आती थी, तो सरकारी स्तर पर भी उतनी बड़ी आवासन की व्यवस्था नहीं हो पाती थी और कई सारी समस्याएं होती थी। तो मैंने सोचा कि चलो हमारे यहाँ कुछ अतिथि आ रहे हैं, क्यों नहीं उनके लिए कुछ किया जाए। तो क्लास 7 में था उस समय मैं सहायता शिविर लगाना शुरू कर दिया। और सहायता शिविर में मैं स्वास्थ्य की सुविधाएं, बैठने के लिए चेयर की व्यवस्था करता था, उनके आराम करने के लिए पंखा की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, नाश्ता की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ये सब कुछ किया रहता था। और मैं अपने मित्रों को, जो मेरे साथ पढ़ने वाले हैं, उन लोगों को भी प्रेरित करता था कि भाई हम लोगों को कुछ तो समाज के लिए करना चाहिए। क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के 2-3-4 का जो अवधि होता था, उसमें हम लोगों का विद्यालय भी बंद रहता था, तो स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी।
हम लोगों के लिए एक उल्लास का चीज़ होता था कि चलो कार्तिक पूर्णिमा आएगा तो हम लोगों को छुट्टी मिलेगी, 2 दिन आराम करेंगे। तो मैं सोचता था कि ये जो 2 दिन आराम है ना, इसमें लोगों की मदद क्यों न की जाए। तो उन सहायता शिविरों के माध्यम से मैंने मदद स्टार्ट किया, और लगभग 1996 की बात है, मैं उस समय क्लास 7 में था, और उस समय से स्टार्ट है, जो अभी तक जो अनवरत जारी चल रहा है। जी बिल्कुल। हाँ। बहुत छोटी उम्र में आपके मन में ये जो परोपकार की भावना है आपके अंदर आ गई, आपको लगा कि आपके जो आसपास जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी जितनी हो सके, जितना हमसे बन पड़े, हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। लेकिन आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप किस तरह के कार्यों का निर्वहन अभी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारा देश है, पूरा विश्व एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था, अब धीरे धीरे उभरने की कोशिश हम लगातार कर रहे हैं। आप किस तरह के सामाजिक कार्यों का निर्वहन करते हैं? जी बिल्कुल, सालों भर अनवरत मेरा सामाजिक कार्य चलता है, और बीच में जैसा ज़रूरत होता है, चूँकि सामाजिक कार्य सोच के तो किया नहीं जाता, व्यक्तियों की ज़रूरत के हिसाब से उनको मदद करनी होती है। तो जो भी मेरे से संपर्क करते हैं किसी भी काम के लिए, मैं उनको मदद करता ही करता हूँ। वैसे छठ पर्व के समय, छठ हम लोगों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है बिहार वासियों का। तो छठ के समय प्रत्येक साल लोगों को साड़ी, कपड़ा, दौरा, जो भी ज़रूरत की सामग्री है वो बांटता हूँ। इस बार भी हम लोगों ने लगभग 200 लोगों को सहयोग किया है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो सहयोग करते हैं ना, वो किसी बाहरी आर्थिक सहयोग के द्वारा नहीं करते, अपने आंतरिक सहयोग से करते हैं। अभी तक हमने कोई चंदा लेने का काम नहीं किया। ज़्यादातर जो कार्यक्रम होते हैं इस तरह के सहयोग से होते हैं। अभी तक माता रानी का आशीर्वाद है, जिसके कारण सहयोग किसी से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम और हमारे मित्र लोग अपने स्तर से ही जो होता है वो करते हैं। इसी प्रकार अभी कोरोना काल जो था पिछले 2020-21 का, जिस समय संपूर्ण भारत में लॉकडाउन था, तो कुछ शुरुआती दिनों में तो 2-3 दिन हम लोग घर पे रहे। उसके बाद टीवी पे चलने लगा, गरीब लोग आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं दिल्ली से, कोई मुंबई से, कोई कहीं से, ना आने का व्यवस्था है, ना जाने का व्यवस्था है। खाने के लिए लोग बहुत सारी परेशानियां थी। तो वो सब देखने के बाद लगा कि नहीं, चूँकि हमारा घर बाईपास, उत्तर बिहार का गेटवे कहा जाता है हाजीपुर को, महात्मा गांधी सेतु के द्वारा लोग उत्तर बिहार जाते हैं। तो हम लोग सोचे कि क्यों नहीं, जो लोग पैदल लगातार जा रहे हैं उनके लिए कुछ लंगर की व्यवस्था की जाए, खाने की व्यवस्था की जाए, ताकि कम से कम अब आगे क्या मिला नहीं मिला, हम तो यहाँ कुछ उनके लिए कर सके। तो खाने की व्यवस्था हम लोगों ने की। खाने की व्यवस्था की शुरुआत की। प्रतिदिन हम लोग सुबह सुबह लगभग 10 बजे के आसपास खाना लेके निकल जाते थे, और लगातार लोगों को बांटते थे तब तक जब तक खाना खत्म ना हो जाए। और लगभग 500 से 600 लोगों को हम लोग प्रतिदिन खाना खिलाते थे, और वैसे ही अनवरत चलता रहा। हाजीपुर शहर के चारों तरफ हम लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि एरिया वाइज हम लोग बांटते जाएंगे। तो सुबह जब हम लोग शुरुआत करते थे तो हाजीपुर का जो सदर अस्पताल है वहाँ से शुरुआत करते थे। चूँकि कोरोना काल में लगातार पेशेंट्स आ रहे थे, उनको खाने का, रहने का कोई व्यवस्था नहीं था। अस्पतालों में तो पेशेंट्स के लिए सरकारी स्तर पे खाना का व्यवस्था है, लेकिन उनके परिजनों के लिए नहीं था। कैंटीन वगैरह भी बंद थे। तो हम लोगों ने सोचा कि पेशेंट तो खाना खा लेंगे, लेकिन परिजन बिना खाए तो मर जाएंगे, वो भूखे रहेंगे तो उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। तो हम लोग निकलते तो सबसे पहले वहाँ लगभग 1.5 से 2 घंटा लगाते थे, जाके सबसे संपर्क करके बोलते थे कि भाई खाना आया हुआ है। 1-2 दिन बताते फिर 2 दिन के बाद तो लोग अपने आप आने लगे। तो वहाँ खाना बांटते थे। उसके बाद वहाँ से निकल के ठेला पे खाना रखे रहते थे हम लोग, प्लेट वगैरह सबको लेके, और सबके पास जाते थे। किसी को आने की ज़रूरत नहीं होती थी। मोहल्ला मोहल्ला घूम के हम लोग बांटते थे, और प्रतिदिन लगभग 3 महीने तक अनवरत चलता रहा। और जब हमने शुरुआत की थी तो पहला दिन हम लोगों ने खिचड़ी चोखा से शुरुआत किया था। तो जब लोगों के पास जाने लगे तो लोगों की भी उम्मीदें हम लोगों से बढ़ने लगी। लोगों ने कहा कि रोज़ खिचड़ी चोखा खिलाएंगे, कभी बदल के भी खिलाइए आप लोग। तो फिर हम लोग उसमें बदलाव किए, कभी बिरयानी, वेज बिरयानी ले जाते थे, कभी चावल दाल ले जाते थे, कभी खिचड़ी ले जाते थे, जो बन पड़ता था। लेकिन प्रतिदिन लगभग 500 से 600 लोगों को हम लोग खाना खिलाते थे, और कंटिन्यू वैसा ही चलता रहा। मैंने बताया कि छठ के समय भी लगातार सहयोग, घाट की सफाई, वहाँ पे चूना का कार्य, या फिर गरीब लोगों का मदद करना, वो सब भी हम लोग लगातार करते रहे हैं। इसके अलावा स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन एजुकेशन के लिए, चूँकि कोरोना काल आ गया है और स्कूल लगातार बंद रहते हैं, तो ज़्यादातर जो सरकारी विद्यालय होते हैं वहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं,
जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है, ज़्यादातर वैसे ही बच्चे पढ़ने जाते हैं। तो उनके लिए तो पूरा का पूरा कोरोना काल एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से तो घाटा का समय रहा है। उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल ही बर्बाद हो गई है। तो लगातार सरकार के साथ भी पत्राचार करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम स्कूलों में लागू हो, ताकि उन बच्चों की पढ़ाई बाधित बिल्कुल नहीं बिल्कुल, हो। बहुत बहुत सही बात आपने कही, क्योंकि तब समाज में भी काफ़ी सक्रिय ढंग से ज़रूरतमंदों की लगातार मदद करते रहते हैं। इन काम और आपका ये जो हॉबी है, सामाजिक कार्यों की आपकी जो हॉबी है, दोनों में सामंजस्य कैसे आप स्थापित करते हैं? जी बिल्कुल, छुट्टियों का जो भी दिन होता है और जो भी सरकारी छुट्टियां मुझे मिलती है, वो सब समाज को मैं समर्पित कर देता हूँ। उसके साथ साथ अपने ड्यूटी के बाद 4 बजे के बाद जब मैं फ्री होता हूँ, तो ज़्यादातर लोग अपना ड्यूटी करने के बाद अपने घर जाते हैं, और 4 बजे के बाद मैं लोगों के सहयोग में निकल जाता हूँ। लगभग रात में 9-10 बजे प्रतिदिन लगभग मुझे बचता है घर लौटने में। तो सोचता हूँ कि जीवन यापन के लिए तो नौकरी ज़रूरी है, वो तो करना ही करना है, लेकिन समाज के ज़रूरतमंदों के मदद के लिए भी समय देना चाहिए। तो वैसे प्रतिदिन मैं समय उनके लिए निकाल लेता हूँ। साथ साथ संडे होता है या फिर जो भी छुट्टियों का दिन होता है, वो दिन पूरा का पूरा दिन उनके लिए ही होता है। कभी घर का भी जो ज़रूरत होता है तो उसके हिसाब से समय दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर समय मेरा सामाजिक कार्य में ही लगा रहता है। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो आपके अंदर की जो भावना है वो ये है कि लोगों की हम ज़्यादा से ज़्यादा सहायता कर सकें, उनकी मदद कर सकें। जी बिल्कुल। आपने कहा कि आप ज़रूरतमंदों तक जो भोजन की व्यवस्था है, अगर और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं वो करते हैं, लेकिन इसके इतर भी समाज में ऐसी बहुत सारी परेशानियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे बालिका शिक्षा को लेकर के है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जी बिल्कुल। उसके लिए आप क्या कुछ कर रहे हैं? क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कहते हैं कि अगर आप एक बच्चे को पढ़ा रहे, एक बालक को, एक लड़के को पढ़ा रहे हैं, तो सिर्फ आप उसे पढ़ा रहे हैं। अगर आप एक बच्ची को पढ़ा रहे हैं, आप एक महिला को पढ़ा रहे हैं, तो आप उस पूरे परिवार और पूरे समाज को आप पढ़ा रहे हैं। जी निश्चित रूप से बालिका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है बालिका सुरक्षा, जो लगातार बहुत सारे घटनाएं होते रहती हैं, जो लोग अंतर्मन को बहुत ज़्यादा चोट पहुंचाता है। इसके लिए 2018 में मैं जो दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था, उसके खिलाफ मैं अनशन पे भी बैठा था। मैं पटना गांधी मैदान में 72 घंटे का अनशन था, तो उसमें मैं भी बैठा था। तो दुख काफ़ी होता है, पहुंचता है। लगातार सरकार को सुझाव पत्र के माध्यम से मैं देता हूं कि बालिका सुरक्षा के लिए कुछ ठोस पहल सरकार के स्तर से होनी चाहिए। सरकार लगातार ठोस पहल कर भी रही है, बहुत सारी अच्छी पहल हो भी रही है, लेकिन और कुछ ठोस पहल होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कड़े कानून होने चाहिए, ताकि महिलाओं, हमारे देश में दुर्भाग्य है कि जब पूजा करने का समय आता है तो महिलाओं को देवी के श्रेणी में रखा जाता है। बिना माता दुर्गा के, बिना माता वैष्णो देवी के, बिना माता लक्ष्मी माता के कोई काम इस देश में नहीं होता। हम चाहेंगे कि आप उनका जिक्र करें, उनके बारे में हम लोगों को बताएं। जी बिल्कुल। मुझे दैनिक भास्कर, दैनिक हिंदुस्तान, कई सारे चैनल्स के द्वारा सम्मानित किया, कई सारी संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया है, और मैं समझता हूँ जो भी सम्मान मुझे मिला है उन लोगों का प्रेम है, उन लोगों का आशीर्वाद है। मेरे काम के सफलता का एक मुहर मैं मानता हूँ। यानी जो मैं काम करता हूँ, मुझे लगता है सम्मान प्राप्त मिलने से कि जो भी मेरे द्वारा जो काम किए गए हैं, कहीं ना कहीं कुछ अच्छे काम किए गए, जिससे समाज के लोगों को फ़ायदा मिला है, समाज के लोगों को उसका लाभ मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप मुझे वो पुरस्कार मिलते हैं या सम्मान मिलते हैं। वो सम्मान प्रेरणा देते हैं, अच्छा लगता है सम्मान प्राप्त करके, बहुत प्रेरणादायक होता है। और सम्मान जैसे जैसे मिलता है वैसे वैसे मेरी लायबिलिटी समाज के प्रति बढ़ते जाती है। मुझे लगता है कि नहीं, लोगों को मेरे से उम्मीद है, लोगों को मुझे और मदद करनी चाहिए। मैं इसमें बताना चाहूँगा, जब 2020-21 का कोरोना काल था, उस समय लोग एक दूसरे से मिलने से कतराते थे। हम लोग खाना तो बांटते थे। कई बार ऐसा होता था कि जब सड़क किनारे खाना बांटते हुए जा रहे हैं, तो रोड पे पड़े हुए लोग हैं, बीमार लोग हैं,
जिनको कोई उठा नहीं रहा है, उनको पड़ा हुआ है, पता करने मालूम चलता है 2 दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं, 1 दिन से ऐसे ही पड़े हुए हैं। तो कोरोना काल में इतना ज़्यादा डर था कि लोग किसी को छूने को तैयार नहीं था, लोग किसी को मदद करने को तैयार नहीं था। उस समय तो सर्दी खांसी भी जो है बहुत बड़ी बीमारी थी और लोग बहुत दूर भागते थे, बचाव ज़रूरी था। तो उस समय और मुझे मेरे मित्रों का सहयोग मिलता था और कई ऐसे लोग हैं जिनको हम लोगों ने उठा करके और हॉस्पिटल पहुंचाया है। जी। संपर्क करने के बावजूद जब उनको सहयोग नहीं मिलता था तो फिर अंत में हम लोग सहयोग करने को तत्पर होते थे, उन लोगों को उठाते थे, पहुंचाते थे, खाना खिलाते थे। लगातार डर बना होता था क्योंकि था भी वैसी पैंडेमिक स्थिति थी भी, तो डर बना होता था। लेकिन ये होता था कि चलो ज़िंदगी है तो समाज के काम आनी चाहिए, ऐसे रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। उस समय मैं अपने घर पे भी, मेरे माता पिता बुज़ुर्ग हैं, तो मैं घर का जो एंट्री पॉइंट के पास जो कमरा है, मैं उस कमरे में अपने आप को सीमित कर दिया था। मैं घर में एंट्री नहीं करता था और खाना वगैरह भी मैं दूर से ही उन लोगों से लेता था कि समाज ज़रूरी है, साथ साथ माता पिता और परिवार का सुरक्षा भी ज़रूरी है। जब तक हम अपने माता पिता को सम्मान ना दें, अपने परिवार की सुरक्षा ना देखें, तो फिर समाज को क्या देंगे। तो दोनों ज़रूरी था, माता पिता का सुरक्षा भी ज़रूरी था, समाज का सेवा भी ज़रूरी था। इसलिए लगभग 3 महीनों तक मैंने अपने आप को एक कमरे में बंद रखा था। अब बहुत तकलीफ होता था, उनके साथ नहीं बैठ पाता था, लेकिन एक संतुष्टि मिलती थी कि चलो समाज के तो काम आ रहा हूँ, समाज को सहयोग तो कर रहा हूँ और लगातार सहयोग मैं करता रहता हूँ। जहाँ जिनको जब भी ज़रूरत होती है, मैं 24 घंटा मेरा मोबाइल ऑन रहता है। उस समय बहुत हॉस्पिटलिटी की स्थिति भी काफ़ी ख़राब थी, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, लोगों की बहुत सारी समस्या थी। तो लगातार हमारे से जो लोगों ने भी संपर्क किया है, लगातार ऑक्सीजन निःशुल्क व्यवस्था हम लोगों ने कराया है मित्रों के सहयोग से। इसके बाद हॉस्पिटल्स वगैरह में जो गरीब लोग, समाज के जो गरीब तबके के लोग थे, हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराने में प्रॉब्लम होता था क्योंकि सीटें काफ़ी कम थी। तो लोगों के सहयोग से उन लोगों को वहाँ भर्ती कराने का काम, तो 24 घंटा मेरा फ़ोन पूरा कोरोना काल बजता रहता था। उस समय भी बजा और अभी जो सेकेंड लहर था 2021 का, उस समय तो और ज़्यादा बज रहा था क्योंकि इस बार ज़्यादा कैजुअलिटी हो रही थी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी परेशानियाँ थीं जिनके लिए आप आगे आए और ये बिल्कुल सराहनीय कार्य है। इन सब के बीच में एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आपके मन में निश्चय है होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन और दूसरी जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके पास पर्याप्त साधन होने चाहिए ताकि आप दूसरों की मदद कर सके। जैसे आपने कहा कि आप हर रोज़ तकरीबन 500 लोगों को भोजन मुहैया करवाते थे, उसके लिए आपको राशन की ज़रूरत है। आप अगर लोगों तक ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा रहे हैं, उसके लिए आपने कहीं ना कहीं से तो उसे ज़रूर ख़रीदा होगा अगर आप निःशुल्क मुहैया करवा रहे हैं तो। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप किताबें उपलब्ध करवाते हैं, अगर आप दूर दराज जो लोग हैं उन तक सुविधाएं पहुंचाते हैं, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। आप ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? क्योंकि अगर छोटी मोटी सेवा करनी है तो आप की जो सैलरी है, आपको जो मिलता है, या आसपास के लोगों से आप इकट्ठा करके खर्च कर सकते हैं। लेकिन आज जब बड़ी तादाद में जाते हैं लोगों की मदद करने, तब आपको निश्चित तौर पर एक ऐसी राशि चाहिए जिससे आप अपने कार्य को आगे बढ़ा सकें। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से। तो मैं आसपास के लोगों से मैं कभी कोई आज तक सहयोग नहीं लिया हूँ। कोई मुझे नहीं कह सकते कि हम लोगों ने किन्हीं से चंदा लेकर के या डोनेशन लेके हम लोगों ने कोई काम किया है। मेरे सहयोग में मेरे पिताजी का मेरा बड़ा योगदान रहता है, मेरा भाई है उनका योगदान रहता है और माता रानी का आशीर्वाद है। कभी कोई दिक्कत नहीं होती, लगातार काम होता है। मित्रों का सहयोग होता है, मित्रों के सहयोग से का ही सहयोग बहुत बड़ा सहयोग है, जिनके सहयोग से लगातार हम लोग काम करते हैं, आज भी कर रहे हैं और अनवरत जारी रहेगा हमारा काम। हाँ, जब तक सांस है तब तक मदद करते रहना है। और मदद करने के लिए आर्थिक स्थिति बहाना जो लोग नहीं करना चाहते उनके लिए एक बहाना के समान है। यदि मदद करते हैं किसी की तो उसके लिए भगवान का भी आशीर्वाद आपको मिलता है और अच्छे काम में कभी रुकावट नहीं आती। मैंने कभी महसूस नहीं किया कभी रुकावट आती है। और मैंने ये देखा है कि जितना ज़्यादा मैं लोगों का मदद करता हूँ उतना ज़्यादा लोगों की ब्लेसिंग मेरे साथ होती है, लोगों का आशीर्वाद मिलता है, लोग तारीफ़ करते हैं, लोग मान सम्मान देते हैं। मैं समझता हूँ कि जितना मैं मदद करता हूँ उससे ज़्यादा मुझे मिल जाता है लोगों से। बिल्कुल।
क्योंकि जो प्यार और आशीर्वाद और जब आप मदद करते होंगे किसी की, उनकी आंखों की जो चमक होती होगी वो शायद सबसे बड़ी पूंजी है आपकी। जी बिल्कुल, मैं इसमें एक बात कहना चाहूँगा। मैं जब छोटा ही था, लगभग मैं 10th पास किया था 99 में, तो उस समय मोहल्ला के पास से ही मैं क्रॉस करता था, तो एक छोटा सा बच्चा था, मैं उसको एक छोटा सा दुकान, गुमटी नुमा दुकान लगा हुआ रहता था, वो बच्चा को मैं रोज़ शाम में देखता था, बैठा रहता था। और सब में तो लाइट की व्यवस्था, उतनी अच्छी लाइट की व्यवस्था नहीं थी बिहार में, तो वो लालटेन होता था उस समय, तो लालटेन जलाकर, कभी मोमबत्ती जला के वो बच्चा लगातार पढ़ता रहता था। मैं देखता था उसको आते जाते के क्रम में। फिर उसके यहाँ गया, उससे बात किया, तो पता चला कि उसके पिताजी नहीं हैं और ये जो गुमटी है यही उसके घर और उसके माँ और बच्चों, भाई बहन के जीवन यापन का माध्यम है। तो मैं पूछा कि जब तुम ये काम कर रहे हो घर के जीवन में, तो पढ़ाई क्यों कर रहे हो? नहीं भैया, पढ़ाई तो करना है, नहीं पढ़ाई करेंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ेंगे जीवन में। इससे मेरा घर परिवार तो चल जाएगा, लेकिन भविष्य नहीं बनेगा, बहनों की शादी नहीं होगी, उसके लिए घर नहीं चलेगा, माँ अच्छे से नहीं रह पाएगी, हम लोग अच्छे से नहीं रह पाएंगे, इसके लिए पढ़ाई ज़रूरी है। मुझे लगा कि नहीं, इसके भीतर में जज्बा है पढ़ने का, क्यों ना इसकी मदद की जाए। तो उस समय से मैं लगातार उसके पास जाता था। तो उसके एडमिशन का फ़ी, उसके पढ़ाई का फीस, उसके ट्यूशन का फ़ी लगातार मैंने वहन किया। बच्चा 10th किया, 10th करके 12th किया। 12th करने के बाद उसकी नौकरी लग गई। हाँ, उसकी नौकरी लगी। 12th के बाद नेवी की वैकेंसी आती है, उसमें उसकी नौकरी लग गई। तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरे मदद से वो बच्चा पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ा और आज नौकरी कर रहा है। कभी कभी आता है, मिलता है, बहुत अच्छा लगता, बहुत खुशी होती है उस तरह के लोगों से मिलके। वैसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनकी मदद हम लोगों ने की है लगातार और आज भी करते हैं। गरीब स्लम एरियाज़ में किताब कॉपी बांटना, कलम बांटना, ये सब करते हैं। मैं भी जहाँ पोस्टेड हूँ वहाँ भी जो गरीब बच्चे आते हैं, जो फ़ी नहीं अदा कर पाते, फ़ी नहीं देने की स्थिति में होते हैं और फ़ी के कारण उनका फॉर्म, एग्जामिनेशन का फॉर्म भरना या फिर किसी तरह की कुछ समस्या होती है, तो मेरे स्तर से मैं आर्थिक सहयोग उनके लिए भी करता हूँ कि चलो छोटा सा सहयोग करने से इस बच्चा का ज़िंदगी तो नहीं बर्बाद होगा। करते हैं, अगर आपसे नहीं हो सकता है तो आप लोगों से संपर्क साध करके उस ज़रूरत को पूरा करने की आप पूरी कोशिश करते हैं, पुरजोर कोशिश करते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आगे की क्या योजनाएं हैं आपकी? क्योंकि आपने कहा कि जब तक आपकी सांसें चलेंगी तब तक अनवरत ये सिलसिला यूं ही लोगों की मदद करने का जारी रहेगा। आगे की क्या योजनाएं हैं? जी बिल्कुल, 2-3 मुद्दे हैं जिस पे लगातार मैं काम करने का प्रयास कर रहा हूँ और आगे प्रमुख रूप से काम करूँगा। एक सबसे बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य संबंधी मुद्दा। कम से कम देश के सभी नागरिकों को एक समान स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, इसके लिए प्रयासरत हूँ। लगातार सरकार को भी पत्र लिखता हूँ और जब मैं लोगों की मदद करने के लिए हॉस्पिटल्स वगैरह में जाता हूँ, खासतौर से सरकारी अस्पतालों में, कोरोना काल हो या फिर ऐसे जनरल समय में भी, तो मैं देखता हूँ वहाँ सुविधाओं में कुछ कमियाँ रहती हैं। लोगों को परेशानी होता है, जगह की कमी होती है, क्योंकि बहुत बड़ा आबादी है हमारे देश का, तो उसके हिसाब से स्वास्थ्य सुविधाएं इस देश में नहीं है। तो आम लोग जिनके लिए सरकारी स्तर पे सुविधाएं तो अच्छी उपलब्ध है, लेकिन उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पाता, चाहे कारण कोई भी हो। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ सरकार के स्तर से कुछ इस तरह की योजनाएं बने, कोई ऐसा नियम बने कि उनके स्वास्थ्य संबंधी बेसिक नीड निःशुल्क उनको उपलब्ध कराया जा सके, ताकि स्वस्थ बिहार बन सके, स्वस्थ भारत बन सके। हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना है, हमारे मुख्यमंत्री जी का भी सपना है स्वस्थ भारत, स्वस्थ बिहार का। तो वो बना, उसमें उनके सपना को पूरा करने से हमारे देश को लाभ है, हमारे देश के आम नागरिकों को लाभ है। तो उन सपनाओं को पूरा करने के लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं। तो एक तो बड़ा योजना, एक बड़ा चीज़ है, इस पर मुझे काम करना है। दूसरा एक स्कूली शिक्षा की व्यवस्था। अब हम लोग कहते हैं कि असमानता, जहाँ असमानता शब्द की शुरुआत होती है वहाँ लोगों में विभेद होने लगता है, खाइयाँ बनने लगती है अमीरी और गरीबी की। हम लोग देखते हैं जो गरीब का बच्चा होता है वो सरकारी स्कूल में बहुत कम सुविधाओं के साथ पढ़ाई शुरू करता है, और जो पैसे वाले वर्ग होते हैं उनके बच्चों के लिए बड़े बड़े स्कूलें होते हैं और स्टेटस सिंबल का माध्यम हो गया है आजकल का स्कूल। किन्हीं स्कूल में एसी की व्यवस्था है, किसी में जो गाड़ी हैं वो भी एसी वाले हैं,
बच्चों को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, राजा महाराजा वाला जो ट्रीटमेंट है आजकल के बहुत सारे स्कूल में बच्चों को मिल रहा है। तो और जो गरीब का बच्चा है उसको बैठने के लिए सही से जगह भी नहीं मिलता। आज भी बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ टेबल बेंच नहीं है बच्चों को बैठने के लिए। तो ये जो इतनी बड़ी खाई है जो बच्चा देख रहा है, जब जो जन्म लिया है, जिसको अमीरी गरीबी की समझ नहीं है, जिसको सामाजिक असमानता की समझ नहीं है, उसको एक तरह से तो हम लोग इन सब की जानकारी खेलने कूदने की उम्र में दे देते हैं। जो उम्र उनके जीवन के विकास का है, उनके अच्छे सोच का है, उनके दिमागी विकास का है, बिल्कुल उन्मुक्त होकर जीने का, उन्मुक्त होकर जीने का है, उस समय वो बच्चे देखते हैं कि हमारे पैर में जूता नहीं है और सामने वाले के पास 10-10 जोड़ी जूते हैं। तो उन बच्चों के लिए सरकार को देश में समान स्कूलिंग सिस्टम लागू करना चाहिए। गरीब का बच्चा एनसीईआरटी से पढ़ेगा और अमीर का बच्चा सीबीएसई से पढ़ेगा, आईसीएसई पढ़ेगा। ऐसा क्यों होगा इस देश में? बिल्कुल। और इस शायद मुझे लगता है कि इसी खाई को पाटने के लिए जो नई शिक्षा नीति आई है, बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत भारत सरकार की तरफ से एक बहुत ही सराहनीय कदम है, एक बहुत ही सराहनीय पहल है। साथ ही साथ अगर आपने एक बात कही कि असमानता को हटाने के लिए ऐसे बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं राज्य सरकार की तरफ से भी और केंद्र सरकार की तरफ से भी। ज़रूरत ये है कि अगर सरकार आपकी तरफ 4 कदम बढ़ा रही है तो हम आम जनता के तौर पर भी उसकी तरफ कम से कम 2 कदम जरूर बढ़ाएं। जी बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप लगातार इस कार्य में जुड़े हुए हैं, बहुत छोटी उम्र से ही आप जितना बन सकता है आप लगातार वो कार्य कर रहे हैं। आपने आगे की योजनाओं के बारे में हमें बताया। आपने ये भी बताया हमें कि अगर आर्थिक जो आपकी स्थिति है उसका हवाला देकर आप सामाजिक कार्यों में अगर आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं ले रहे हैं तो वो एक महज बहाना मात्र है। आप आज के युवाओं को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आप खुद एक युवा हैं, आप लगातार काम कर रहे हैं। आप उस वक्त आपने काम किया जब लोग अपनी सुरक्षा का हवाला देकर लोग घर के अंदर बंद थे। जी बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपने माता पिता को सम्मान दें। अभी के समय में सबसे बड़ा एक मुद्दा है जो हम और आप सब लोग फेस करते हैं। माता पिता अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए लगा देते हैं, बिल्कुल, और वो बच्चे बड़े होके अपने माता पिता को अकेले छोड़ के चले जाते हैं। पटना में ही आप देखेंगे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे माता पिता हैं, बहुत बड़ा बड़ा घर बना के रखे हैं, लेकिन अकेले रहते हैं। उनके बेटे होली दीपावली में भी उनको देखने शायद कभी कोई आते हैं या नहीं आते हैं। एक फ़ोन माध्यम हो गया है, बस उसी से खाना पूर्ति करते हैं। वृद्धाश्रम खुल गया है, वृद्धाश्रम की क्या ज़रूरत है? जब बच्चे सक्षम हैं तो अपने माता पिता को अपने साथ रख के खाना नहीं खिला सकते। गार्जियन अपना पूरा जीवन अपने बच्चों के भविष्य के लिए लगा देता है और बच्चे बड़े होने के बाद 10 साल अपने माता पिता का केयर नहीं करते। तो आज के युवाओं से मेरा यही कहना है कि पहले घर को मजबूत करे, अपने माता पिता को सम्मान दे जिसके वो हकदार हैं। मैं आपको एक संस्मरण सुनाता हूँ। मैं एक बार कंबल बांटने गया था पटना के वृद्धाश्रम में। वहाँ लगभग 16-17 लोग थे। उसमें एक महिला ऐसी हैं जिनके लिए वहाँ अच्छा व्यवस्था किया गया हुआ है। उनको सेपरेट रूम दिया गया हुआ है, उनके यहाँ रूम में हीटर वगैरह की भी अच्छी व्यवस्था है और खाने वाने का भी व्यवस्था उनके पास है। तो मैं और बहुत सारे लोग गरीब तबके के थे जिनको मैंने मदद किया। तो जब जाता हूँ तो कई बार मैं गया हूँ तो सब लोग पहचान गए हैं। कभी जाता हूँ कुछ लेके तो कहेंगे बेटा अगली बार आना तो मेरे लिए मोजा लेके आना। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जो लोग जो कहते हैं तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको नोट कर लेता हूँ ताकि अगली बार जब जाऊँ तो पैकेट बना के लेके जाऊँ कि आंटी आपके लिए ये है, अंकल आपके लिए ये है, आज कुछ छूटे ना। चूँकि हम लोगों के लिए एक मोजा बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, हम लोगों के लिए एक बिस्किट बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, लेकिन उनकी उम्मीदें होती हैं कि आलोक आज़ाद आएंगे तो मैंने जो कहा है बेटा मेरा लेके आएगा, तो बड़ा अच्छा लगता है। उसके अलावा फल वगैरह सब तो लेके जाता हूँ। तो वो जो आंटी वहाँ हैं, अभी भी हैं, मैंने उनसे पूछा कि आंटी आप यहाँ क्यों रहती हैं? आपको जब इतना सुविधा यहाँ मिल सकता है तो अपने घर में क्यों नहीं रहती? तो कुछ परिचय बताने से इनकार की और अपने बच्चों का मैंने पूछा आपके बच्चे क्या करते हैं? तो बताया कि हमारी 3 बेटियां हैं, बेटा एक विदेश में है। बोले तो कोई रखता नहीं आपको? तो नहीं, पहले वो बोली कि मैं रहना ही नहीं चाहती। उनके हस्बैंड नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं रहना नहीं चाहती।
फिर जब फिर मैं पूछा कि बताइए कि मैं क्या आपकी मदद करूं। तो बेटा सब कुछ है। तो मोजा का जो मैं संस्मरण किया, मैं उन्हीं के लिए वो मेरे से बोली कि एक हीटर मुझे ला के दे देना यदि संभव होगा तो। मैं बोला कि आंटी प्रयास करूंगा कि आपको हीटर उपलब्ध करवाऊं, जहाँ तक होगा तो निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। तो खैर माता रानी का आशीर्वाद मिला। तो सबसे पहले मैं हीटर लेके गया, उनके पास हीटर जलाया, वो काफ़ी खुश हुई। और जब मैं उनके पास बैठने के बाद जब उनसे मैं उनके बारे में मैं जानना चाह रहा था, उनके मन में मैं सोच रहा था कि कुछ तकलीफ़ उनके मन से निकालूं, कुछ उनकी बात को साझा करूं, उनको भी अच्छा लगे। चूँकि बात करने में बहुत अच्छे घर की दिखती थी, और लेकिन लगता था कि कुछ छुपा रही हैं, मन में कुछ कुंठा है, भावना है इस तरह के। जब मैं बात किया तो पता चला कि उनकी 3 बेटियां हैं और तीनों बेटी नौकरी में है, तीनों के हस्बैंड नौकरी में हैं और अच्छे हैं। एक दामाद उनके IAS हैं, बेटा बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी में वहाँ ऑस्ट्रेलिया में है। बावजूद ये नहीं रह पाती। मैं बहुत कुरेदने के बाद फिर उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ पारिवारिक कारण है। वो मुझे लग ही रहा था कि इतने बड़े परिवार से होने के बावजूद ये क्यों रहती है, तो कुछ ना कुछ पारिवारिक कार्यक्रम। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बदलने की जरूरत है, क्योंकि अगर आप अपने घर में वो बदलाव नहीं ला सकते हैं तो बाहर आप उसकी कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते, वो व्यर्थ है। बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ये बात कही थी कि जो बदलाव आप संसार में देखना चाहते हैं, दूसरों में देखना चाहते हैं, पहले आप स्वयं वो बदलाव अपने भीतर लाएं। बिल्कुल, हम लोग अपने घर से शुरुआत करेंगे, अपने घर से शुरुआत करें, तो वो भी एक समाज सेवा ही है। वो भी समाज सेवा है। हम यदि माता पिता को सम्मान दे रहे हैं, उनको अच्छे से रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज सेवा का बीज वहां से तो बिल्कुल होता बिल्कुल, है। बिल्कुल, जब घर को देखेंगे तो बाहर को भी आप देखना शुरू करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। आपने अपनी आगामी योजनाओं का भी जिक्र किया, आपने बताया। एक बात और हम आपसे यहाँ पे जानना चाहेंगे। पिताजी का आपका बहुत सहयोग रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन परिवार में और भी लोग होंगे। जब आप इस तरीके के कार्य करने के लिए जब आगे बढ़ते होंगे, जाहिर तौर पर आपको कभी ना कभी किसी ने तो ज़रूर कहा होगा कि तुम्हारे पास एक उज्जवल भविष्य के लिए पर्याप्त समय है, लेकिन तुम सामाजिक सेवा में जा रहे हो। क्या इस तरह की बात आई, और कैसे आपने अपने कार्यों से उनके इस सवाल का उत्तर दिया? नहीं, बिल्कुल। जब मैं पढ़ाई के दौरान मैं एग्ज़ाम वगैरह भी देता था नौकरियों के लिए, तो दिल्ली वगैरह में भी मेरी नौकरियां लगी। सरकारी नौकरी मुझे इलाहाबाद में भी मिली, लेकिन बावजूद मैं नौकरी कभी बाहर कोई नौकरी नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि बाहर जाके पैसा तो कमा सकता हूँ, लेकिन अपनों का सेवा नहीं कर सकता, अपने माता पिता के साथ नहीं रह सकता। तो मेरी दिली ख्वाहिश रही है कि पूरे जीवन अपने माता पिता के साथ रहूं, और इसके कारण मैं बाहर कोई भी नौकरी नहीं किया। मैं घर के पास, मेरी नौकरी भी जो है घर के पास ही है, ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने माता पिता को समय दूं, अपने समाज को समय दूं, अपने लोगों के बीच में रहूं। जिन लोगों के बीच में मैं खेला कूदा हूँ, पला बढ़ा हूँ, उन्हीं के साथ रहूं, उन्हीं के सहयोग में रहूं। लगातार समाज में सभी लोगों का आशीर्वाद भी मिलता है, माता पिता का भी आशीर्वाद मिलता है। हमारे काम में हमारे छोटे भाई हैं, उनकी भी काफ़ी मदद मिलती है। सभी लोगों का लगातार मदद मिलता है मुझे। और कहते हैं कि सबके सहयोग से आप बहुत आगे तक जा सकते हैं। बहुत लंबी जो डगर जो होती है, बहुत कठिनाई वाली जो डगर होती है, वो बहुत आसानी से आप पार कर सकते हैं। बहरहाल आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। जी धन्यवाद। तो कहते हैं ना कि हम सब पक्षी हैं, हम कितनी ऊंची उड़ान क्यों ना भर ले, लौट कर हमें अपने घोंसले में वापस आना ही पड़ता है। जी हाँ दर्शकों, और बिहार बिहान अपने आखिरी पड़ाव पे आ चुका है। तो जाते जाते हम चाहते हैं कि आप हमारा पता फटाफट नोट कर लीजिए, ताकि आप जो पत्रों का व्यवहार है वो लगातार बना रहे। हमारा पता है निदेशक DD बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा email एड्रेस है director ddkpatna@gmail.com।